नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कई बार निवेशक एक ही कैटेगरी, एक ही फंड हाउस या फिर एक ही स्टाइल के फंड में ज्यादा निवेश कर लेते हैं। इससे ना सिर्फ पोर्टफोलियो में कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है बल्कि रिटर्न पर भी असर पड़ता है। आज बताएंगे पोर्टफोलियो में अलग अलग लेवल की डाइवर्सिफिकेशन कैसे ला सकते हैं और एक पोर्टफोलियो में कुल कितने फंड शामिल करना है सही। इसी पर रहने वाली है खास चर्चा और बताएंगे आपको डाइवर्सिफिकेशन का परफेक्शन। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा दें। कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के हेड वेस्ट जोन विकास पुरी और फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। विकास और प्रतिभा दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही कई बार मुश्किल हो जाता है इसको अचीव करना, इसलिए समझने की कोशिश करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में कैसे लाए और किन अलग अलग लेवल्स का डाइवर्सिफिकेशन एक पोर्टफोलियो की ज़रूरत है। सबसे पहले थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि कई बार जो हम अपने पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, या हम इसको डुप्लीकेशन बोले या फिर एक ही टाइप या एक ही स्टाइल के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना बोल दें। मैं विकास आपसे समझना चाहती हूँ ये पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को कैसे समझे, जो यूजुअली हम जब बहुत सारे निवेशकों से बात करते हैं, उनके सवाल भी लेते हैं, उसमें काफ़ी पोर्टफोलियोज में हमें ओवरलैपिंग दिखती है। धन्यवाद स्वाति। हेलो प्रतिभा जी। देखिए स्वाति, जब पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट बनता है किसी भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं लोगों के पास में 2-3 लार्ज कैप फंड है, फिर उसमें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी है, या मान लीजिए मल्टी कैप फंड है तो उसमें 3-4 मल्टी कैप फंड हो गए। और पोर्टफोलियो का एक तो लिस्ट भी बहुत लंबी हो जाती है, 12-12, 15-15 फंड्स हो जाते हैं। तो ओवरलैप ये हो गया कि आपने एक ही तरह की कैटेगरी के फंड, सो फॉर एग्जांपल अगर बहुत सिंपल तरीके से समझें तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया आपके टॉप के 50 कंपनीज इंडेक्स की जो है। अब लार्ज कैप फंड भी अगर 3 लिए हैं और 2 इंडेक्स फंड लिए हैं तो लगभग अगर आप देखेंगे तो हर एक फंड जो होगा, चाहे वो किसी भी फंड हाउस का हो, उसकी अंडरलाइन जो होल्डिंग्स होंगी या शेयर्स होंगे वो लगभग सिमिलर होंगे। आई मीन इंडेक्स फंड के तो लगभग 99% तो मैच ही कर जाएंगे, और अगर लार्ज कैप फंड भी देखेंगे तो 70-80% का ओवरलैप होता है। ओवरलैप मीन्स के आपके वो चारों फंड में जो उसके अंडरलाइन होल्डिंग्स हैं वो सिमिलर है, मतलब उसी में सेम तरह के स्टॉक्स जो है वो उस फंड में उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये ओवरलैप हो गया कि आपने एक ही तरह की कैटेगरी या एक ही स्टाइल को बहुत सारे फंड्स लेके आपने ओवर डाइवर्सी, मतलब जो आप चाहते थे कि हम डाइवर्सिफाई करें वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई, बल्कि ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया एक ही तरह की कैटेगरी का। तो ये ओवरलैप होता है। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो आपका बन जाता है, मतलब एक ही तरीके का पोर्टफोलियो, वन साइड हैवी पोर्टफोलियो बन जाता है। और जैसा आपको मालूम है, अगर आप एक ही तरीके का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसके अलग अलग नुकसान भी होते हैं। हम ज़रूर समझेंगे कि नुकसान क्या है, लेकिन अगर प्रतिभा कोई एक जो पहला सबसे इन्वेस्टमेंट जो सबसे पहली एक तरीके से हम कह सकते हैं शुरुआत होती है कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें, क्या इस पोर्टफोलियो के ओवरलैपिंग को हम एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट से हम क्या बचा सकते हैं, ये समझना ज़रूरी है। और जब हम एक गोल सेट करते हैं उसके बाद की जो एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस है वो कैसे अचीव होती है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं तो इसमें हमें बने रहने की भी बहुत एक सुविधा हो जाती है कि हमें पता है कि हमें रिटायरमेंट के लिए किया, 10-15 साल के लिए किया, तो हम उसी में बने रहेंगे। लेकिन एक पर्सन का बहुत डिफरेंट गोल्स होता है, तो मेरे हिसाब से गोल बेस्ड इज अ गुड स्टार्ट। लेकिन अगर आप सारे गोल्स को एक लिख ले कि आपके क्या क्या गोल्स हैं, जैसे नॉर्मली जो होता है रिटायरमेंट का गोल होता है, बच्चों का एजुकेशन का या उनका फ्यूचर का गोल होता है, वो सबको आप लिख ले कि ये 5 साल के लिए किया, बच्चों के एजुकेशन के लिए 10 साल के लिए किया, और आपका टोटल पोर्टफोलियो बन जाता है। इक्विटी में इतना होना चाहिए, इक्विटी में इतना होना चाहिए, डेट में वो एसेट एलोकेशन हो जाता है। उसके बाद आपको कितना आपका टोटल पोर्टफोलियो में मार्केट कैप के हिसाब से कितना होना चाहिए यह भी तय करना जरूरी है। और इसको जब रिव्यू करते हैं ना, साल में एक बार जब आप रिव्यू करते हैं तो ये देखना जरूरी है कि अगर आपने डिसाइड किया था कि आप बहुत ही
एग्रेसिव नहीं हो ना ही कंजर्वेटिव हो, आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो, तो आपने तय किया था कि लार्ज कैप आपका 65% होना चाहिए, और लार्ज कैप की अगर चल पड़ी है और आपका 65% 80% हो गया, तो आप उसको बैलेंस करेंगे तो अपने आप पोर्टफोलियो का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगा। इसलिए पहले गोल्स को एन्यूमरेट करें, फिर वो गोल्स के लिए आप सारा इकट्ठा करें अपना पर्सनल पोर्टफोलियो में कितना इक्विटी हो रहा है और ये इक्विटी में कितना होना चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, के तय करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जो फंड सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है विकास, ये यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फंड को सिलेक्ट कैसे करें, और यही एक लेवल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डुप्लीकेशन या जिसको ओवरलैपिंग कहे या एक ही तरीके के फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो वो हो जाता है। तो अगर ओवरलैपिंग से बचना है तो फंड सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहे? देखिए, जैसे प्रतिभा जी ने बोला कि आप अपना गोल के साथ लिंक कर दीजिए। यदि आपने गोल के साथ लिंक कर दिया कि ये मेरा जो टाइम होराइजन है वो मेरा 5 साल का है, ये 10 साल का है, और मेरी रिस्क एपिटाइट क्या है, सो 2-3 क्राइटेरिया हो जाते हैं। एक आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, एक आपका टाइम होराइजन कितना है, और आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट क्या है। सो 3-4 फैक्टर्स जब होते हैं, इसके बेसिस पे पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट बनता है। अब मान लीजिए किसी ने बोला कि मैं अपना एक पोर्शन है जो है मैं 15 से 20 साल तक वेट कर सकता हूँ और वो मेरे रिटायरमेंट की किटी है। तो ऑब्वियसली अब हमारे पास एक पैरामीटर आ गया कि इनके पास टाइम होराइजन बहुत लंबा है, और ये रिटायरमेंट गोल जो है वो अभी इनको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो जो लॉन्गर टाइम होराइजन है उसकी वजह से रिस्क ये थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं। और यदि क्लाइंट इस चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं कि हाँ उनके पास ये रिस्क एपिटाइट लेने की है कैपेसिटी, तो एक मिड कैप और स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन में वो फंड एलोकेशन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि आपके गोल ने ही डिसाइड कर लिया कि आपका जो पर्पस है इस पैसे का वो क्या है, टाइम होराइजन क्या है, तो ऑटोमेटिकली आप एक एग्रेसिव कैटेगरी में आ गए। अब किसी ने ये बोला कि मुझे 5 साल में मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली अब क्या हुआ, आपका गोल इमीडिएटली जो 15-20 साल वाला है, अब ये वाला गोल 5 साल में आ रहा है। तो यहाँ पे अब रिस्क एपिटाइट उतनी नहीं रहेगी, बिकॉज उनके पैसे की जरूरत जो है वो अगले 5 साल में पड़ेगी। तो हम बहुत एग्रेसिव फंड नहीं लेंगे, उसमें एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड ले लेंगे। तो अब क्या हुआ कि आपके जो गोल्स हैं, टाइम होराइजन है, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है जो, और रिस्क एपिटाइट, इनके इनके बेसिस पे ही अपने आप एक फंड का कैटेगरी सामने उभर के आती है कि ये फंड इनके लिए सही रहेगा। मान लीजिए किसी ने बोला कि मेरे को 2 ही साल में जरूरत है और ये मैं ट्रैवल के लिए यूज करना चाहता हूँ पैसा। तो अब हमें ये पता चल गया कि अब ये तो 2 ही साल का पैसा है, तो या तो हम उसको एक डेट फंड में दे देंगे या एक हाइब्रिड कैटेगरी में दे देंगे, जो ऐसा गोल हो कि वो एक्सटेंड किया जा सकता हो। शॉर्ट पैसे की जरूरत नहीं होगी। जैसे मैंने ट्रैवल बोला, तो ट्रैवल ठीक है 6-8 महीने से आगे पीछे हो सकता है, तो वहां पे आपने एक हाइब्रिड कैटेगरी दे दी। So to sum it up, time horizon, risk appetite and purpose of the money, उसको देख के जब आप फंड देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट बनना शुरू हो जाएगा अलग अलग कैटेगरी का। और इस पूरे प्रोसेस में प्रतिभा, जो एक स्टाइल की स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि ना सिर्फ अलग अलग मार्केट कैप से डाइवर्सिफिकेशन होती है, एक स्टाइल की डाइवर्सिफिकेशन होना ज़रूरी है, जिस पर हमने काफ़ी बार चर्चा भी की अपने एक्सपर्ट से, जिसको हम वैल्यू इन्वेस्टिंग या मोमेंटम कॉन्ट्रा ग्रोथ इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो स्टाइल बेस्ड इन्वेस्टिंग से पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग से कैसे बच सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जिसने भी एक स्टाइल में कॉन्सेंट्रेट किया डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, किसी ने अगर वैल्यू स्टाइल में कॉन्सेंट्रेट किया तो उनका जो सफरिंग पीरियड है वो अलग था। उनका 18, 19, 17 उसमें बहुत स्ट्रगल हुआ था। जिसने ग्रोथ का किया है उसका 21, 22, 23 में शायद स्ट्रगल हुआ था। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो में एक ही स्टाइल के फंड्स लेते हो, हाँ, और वो स्टाइल नहीं चल रही है, दूसरा स्टाइल चल रही है, तो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म भी कर जाए लेकिन अंडर परफॉर्म करेगा मार्केट के। बहुत दुख होता है जब बाकी सारे फंड्स बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आपने अच्छे फंड चुनने के बावजूद आपको अच्छा रिटर्न्स नहीं आ रहा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम फंड सिलेक्ट करते हैं, एक तो फंड हाउस का एक इनहेरेंट स्टाइल होता है। इनका स्टाइल होता है कि कोई ब्लेंड स्टाइल होता है, जैसे कार्प स्टाइल होता है, वैल्यू स्टाइल होता है, मोमेंटम होता है, क्वालिटी होता है, ग्रोथ होता है। और हाल ही में हमने देखा है कि पिछले 1 साल में पहले तो बहुत क्लियर इंडिकेशन था कि ये फंड हाउस के फंड्स जो है ये ग्रोथ बायस्ड है या फिर ये वैल्यू बायस्ड है, लेकिन अभी सब फंड हाउसेस
को भी ये प्रॉब्लम हुआ है कि कोई स्टाइल उनका चला नहीं है, तो उनके स्टेबल में ही बहुत सारे डिफरेंट फंड्स है, कोई वैल्यू स्टाइल का है, कोई मोमेंटम स्टाइल का है। तो इम्पॉर्टेंट है आपका कितना भी आप एक स्टाइल की तरफ आप बायस क्यों ना हो, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए। सारे स्टाइल्स होना चाहिए कि कभी ये चलेगा कभी वो चलेगा, साइक्लिकल है सब कुछ। तो थोड़ा ज्यादा बायस हो सकता है, लेकिन स्टाइल बैलेंस होना चाहिए। इसलिए जानना जरूरी है कि आप कौन से स्टाइल का फंड्स ले रहे हो। जैसे आपने बहुत सारा ग्रोथ स्टाइल का ले लिया लार्ज कैप में, तो कोई और जब आप ले रहे हैं फ्लेक्सी कैप में, उसमें वैल्यू स्टाइल फंड ढूंढिए और उसमें आप डाइवर्सिफाई कीजिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो हर समय अच्छी तरह से परफॉर्म करे और आपको बने रहने में बहुत सुविधा होगी। मैं प्रतिभा एक छोटा एग्जाम्पल आपसे लेना चाहूंगी। किसी 2 AMC का आप एग्जाम्पल दे पाएंगी जो कि एक वैल्यू को ज़्यादा फॉलो करती है, या फिर कोई एक मोमेंटम या कॉन्ट्रा या फिर ग्रोथ को ज़्यादा फॉलो करती है? उससे इन्वेस्टर्स के लिए आसानी हो जाएगी समझने में कि उनका जो पसंदीदा फंड है या उनके जो पोर्टफोलियो में फंड है वो कौन से स्टाइल को फॉलो करता है। मैं हिस्टोरिक एग्जांपल दूंगी। जैसे मैंने बताया, अभी सब लोग सब तरीके के फंड्स रखते हैं। अगर आपने HDFC फंड्स होल्ड किया था पिछले मतलब 4-5 साल पहले, उनका वैल्यू बायस बहुत ज्यादा हैवी था। उस टाइम पे ग्रोथ फंड्स अच्छे कर रहे थे और वो एज कंपेयर टू ग्रोथ फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो बहुत दुख होती थी, लोग वेट करते थे और रिडीम कर जाते थे, फिर वैल्यू चलने लगती। सिमिलरली अगर एक्सेस आपने होल्ड किया है, वही टाइम पे एक्सेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और एक्सेस ग्रोथ बायस था उस टाइम पे, तो पिछले 2 साल में जब वैल्यू चली थी तब उनका इतना मतलब अल्फा ज्यादा क्रिएशन नहीं था कि एज कंपेयर टू अदर फंड्स व्हिच वर डूइंग वेल। तो उनको जिसने मतलब वो फंड हाउस में, ग्रोथ वाले फंड हाउस जैसे एक्सेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो 1-2 साल वो देख रहे हैं कि बाकी के फंड्स बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उनके चुने हुए फंड्स अच्छे नहीं कर रहे। ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम बैलेंस जरूर हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे बहुत दुख होती है और उसको होल्ड ऑन करने में बहुत ज्यादा कन्विक्शन लगता है। एब्सोल्युटली। लेकिन अब इस हम जो कह सकते हैं कंसंट्रेशन रिस्क या फिर ओवरलैपिंग का जो जोखिम है, उसको कैसे पहचाने? होता क्या है, इसके रिस्क क्या हैं? विकास ये ज़रा बताइए। किसी का पोर्टफोलियो बहुत वन साइड हैवी है, एक ही स्टाइल बेस्ड है, या एक ही मार्केट कैप में बहुत ज़्यादा आपने पैसा डाल के रखा है, या एक ही AMC के बहुत सारे फंड्स ले रखे हैं, उससे होता क्या है एक पोर्टफोलियो में? देखिए स्वाति, जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की हम बात कर रहे हैं वो ये हो गया कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने मान लीजिए निफ्टी 50 फंड्स ले लिए, बहुत सारे लार्ज कैप फंड्स ले लिए, और उसके साथ साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के भी 2-3 फंड ले लिए। अब आप ये देखिए, निफ्टी में जो BFSI हम बोलते हैं उसकी 30% के ऊपर आपका परसेंटेज है इसकी। अब ऑलरेडी आपके निफ्टी फंड्स या लार्ज कैप फंड्स में फाइनेंशियल्स का वेटेज बहुत हाई है आपके फंड्स में। फॉर एग्जाम्पल, जो थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करके समझाना हो तो जैसे मान लीजिए SBI, ICICI, HDFC, कोटक बैंक, तो जितने भी बैंक्स हैं वो आपके लार्ज कैप फंड का हिस्सा रहेंगे। और साइमल्टेनियसली आपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ले लिया तो ऑब्वियसली उसमें भी ये सारे बैंक्स रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एक पोर्टफोलियो हो सकता है टू द एक्सटेंट दैट 60%, 65% एक ही तरह के सेक्टर या एक ही तरह के सेगमेंट में एक्सपोज हो जाए। अब रिस्क क्या है कि मान लीजिए फॉर 6 मंथ, 7 मंथ्स या फॉर सम रीजन, एक्सटर्नल रीजन हो गए, ग्लोबल या डोमेस्टिक रीजन, बैंकिंग सेक्टर नहीं चला, और बैंकिंग सेक्टर नहीं चला तो आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है वो अंडर परफॉर्म कर जाएगा एज कंपेयर टू अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में हैवी जो वेटेज है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की है और वही नहीं चला, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करेगा। और फिर जैसा पहले प्रतिभा जी ने बोला कि जब समय आएगा कि वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज चलने लग जाएंगी, आपकी पेशेंस टूट जाएगी, आप निकल के कोई ऐसी जगह पे कंसंट्रेशन कर देंगे जहां पे वो सेक्टर अब एक डाउन साइकिल में चला गया, तो पोर्टफोलियो बुरे तरीके से वो अंडर परफॉर्म करेगा। तो कंसंट्रेशन रिस्क सबसे बड़ा रिस्क होता है इसमें कि आपका पोर्टफोलियो एक ही तरह के सेक्टर्स में एक्सपोज्ड हो जाता है। तो ओवरलैप में ये जानना बहुत जरूरी है। देयर आर फ्यू टूल्स जिसमें आप कुछ वेबसाइट्स होती हैं या आपके जो वेल्थ एडवाइजर्स के पोर्टफोलियो वो जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं उसमें भी आप अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि बैंकिंग में एक्सपोजर कितना है, फार्मा का एक्सपोजर कितना है, IT का एक्सपोजर कितना है, या टेलीकॉम का एक्सपोजर कितना है ओवरऑल पोर्टफोलियो में। तो वो देख के आप ये देख सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में ओवरलैप कितना चल रहा है और कौन से सेक्टर्स मेरे बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। एब्सोल्युटली। और अगर अब ये डाइवर्सिफाई प्रतिभा करना है
तो जैसे बताया भी शुरुआत में विकास ने कि आप मार्केट कैप बेस्ड कैसे कर सकते हैं, क्या रिस्क के हिसाब से भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि कोई फंड ज़्यादा रिस्की है, कोई कम रिस्की फंड है, वैसे फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें? मार्केट वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए भी क्या डाइवर्सिफाई किया जा सकता है? एब्सोल्युटली करना चाहिए। जैसे आपने बताया, अगर आप एक मान लीजिए थीमेटिक फंड ले रहे हैं, तो थीमेटिक फंड में जैसे हम हमेशा कहते हैं कि एंट्री रिस्क और एग्जिट रिस्क दोनों आपके ऊपर है। आपको पता होना चाहिए कि कब एंटर करना और कब एग्जिट करना, क्योंकि वो थीम जो है, सारे थीम हर टाइम नहीं चलेंगे। कुछ थीम्स होते हैं जैसे कंजम्पशन थीम वगैरह, वो मतलब एवरग्रीन काइंड ऑफ थीम्स है, लेकिन आपने एक स्पेसिफिक ले लिया, पीएसयू ले लिया, डिफेंस ले लिया, तो आपको कब एंटर करना है ये पता होना चाहिए। जब पूरा रन अप होने के बाद आप एंटर नहीं कर सकते। तो ऐसे रिस्की थीम में अगर आप एंटर कर रहे हैं, तो उसका प्रोपोर्शन भी आपको डिसाइड करना है कि थीमेटिक फंड्स के लिए टोटल सारे थीम्स मिला के थीमेटिक फंड्स के लिए 5 to 10% ही मतलब हमारा एक्सपोजर रहेगा। सिमिलरली इंटरनेशनल फंड्स में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैक्रोज वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे कौन इलेक्ट होके आ रहा है, वो सब हमें यहाँ से दूर दूर का पता चलता है, लेकिन उसमें आपका पूरा पोर्टफोलियो वो नहीं हो सकता। कई बार हमने देखा है, जो व्यूअर्स का पोर्टफोलियो आता है, सारे के सारे थीमेटिक होते हैं, मतलब 100% पोर्टफोलियो उनका थीमेटिक में एक ही स्टाइल ऑफ फंड में कॉन्सेंट्रेटेड है। उसको 100% अवॉइड कीजिए। तो जो भी आप कर रहे हैं, आप थीमेटिक और इंटरनेशनल के लिए अलग रख के बाकी लार्ज और मिड और स्मॉल में ही इन्वेस्ट करें। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लार्ज कैप इन्वेस्ट करना चाहे तो सिर्फ प्योर लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड चूज करेंगे तो 60 to 80% के बीच में उनका हमेशा लार्ज कैप रहता है। आप मल्टी कैप करेंगे तो थोड़ा लार्ज होता है, थोड़ा मिड होता है, थोड़ा स्मॉल होता है। तो आपने चूज कर लिया लार्ज कैप, तो उसमें आपको चेक करना है इसमें मिड कैप का कितना मात्रा है, और उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। मैंने सोचा था कि 25% मेरा मिड कैप रहेगा, उसमें ऑलरेडी 5% हो गया, बाकी 20% कौन सा फंड्स डालना है। तो आपने थीमेटिक कर लिया, इंटरनेशनल कर लिया, मिड, लार्ज, और बाकी जो बचा वो स्मॉल कैप में। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ बैलेंस पोर्टफोलियो, और कोई भी मार्केट कैप चले आपका पोर्टफोलियो अच्छा करता रहेगा। बिल्कुल। तो डाइवर्सिफाई करने के कई तरीके हैं, पर फंड लेवल पर मतलब कितने फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में आइडियली रखने चाहिए, जिससे कि एक ओवर डाइवर्सिफिकेशन या कॉन्सेंट्रेशन भी पोर्टफोलियो में ना हो जाए? इस पर भी करेंगे चर्चा थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। पोर्टफोलियो में कैसे करें डाइवर्सिफिकेशन, इस पर बातचीत हम कर रहे हैं। हमारे साथ प्रतिभा गिरीश और विकास पुरी है। विकास, सबसे बड़ा सवाल, एक पोर्टफोलियो में फंड कितने होने चाहिए? हमने तो ऐसे पोर्टफोलियो भी देखे हैं जिसमें 20, 25, 30 तक फंड भी हैं, पर एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसा हो और कितने फंड रहें? स्वाति, आइडियल 6 to 7 या 7 to 8 मैक्सिमम, उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑफरिंग्स बहुत सारी आ जाती हैं और थोड़ा सा लिक्रेटिव हो जाता है कि हम ये वाली भी स्ट्रैटेजी को अपनाएं। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग या ग्रोथ इन्वेस्टिंग या मोमेंटम इन्वेस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग हो गया, ये तो एक स्टाइल हो गया। अब सेकेंड लेयर ये भी होती है कि आपके गोल के बेसिस पे आप स्मॉल कैप ले रहे हो, मिड कैप ले रहे हो, लार्ज कैप ले रहे हो, फ्लेक्सी कैप ले रहे हो या मल्टी कैप ले रहे हो, वो भी हो गया। सो बेसिकली ये 3 लेयर प्रोसेस हो गया, क्योंकि फंड मैनेजर को आपने जो फंड में इन्वेस्ट कर दिया उनका काम है वो मैनेज करना, बट एज एन एडवाइजर या खुद से ही हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना जरूरी है कि हम इसमें डाइवर्सिफाई करें। सो 7 to 8 फंड अगर मैक्सिमम साइड पे बोलता हूं, तो उसमें आइडियली क्या है, ये कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, बट आइडियली एक लार्ज कैप हो जाए, एक मिड कैप हो जाए, एक स्मॉल कैप फंड हो जाए आपका, और मैक्स टू मैक्स दोनों में से कोई एक हो जाए, जैसे फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में से कोई एक फंड हो जाए। और उसके बियॉन्ड यदि पोर्टफोलियो में थोड़ा एक टैक्टिकल कॉल लेना, बिकॉज ये वाले जो फंड्स हैं वो कोर पोर्टफोलियो के हो सकते हैं, टैक्टिकल कॉल आप ले सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फार्मा फंड ले लिया या आईटी फंड ले लिया, या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कोई थीमेटिक फंड या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, एक वैसा ले लिया। एक फंड ले लिया ओवरसीज अगर आपको इन्वेस्ट करना है, नेस्डैक में या कोई ऐसे इस तरीके का फंड होगा, और लास्ट आपका हो गया टैक्स सेवर। यदि आप ये 7 to 8 फंड्स देखेंगी, इसी में ही आपका पूरा यूनिवर्स मार्केट का कैप्चर हो जाता है, और इसी में एक बहुत आइडियल पोर्टफोलियो बन जाएगा। अब यदि आप मल्टीपल लार्ज कैप और मिड कैप और मल्टीपल स्मॉल कैप लेना शुरू कर देंगे, तो पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करेगा, उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, कॉस्ट वाइज भी वो आपको हैवी पड़ेगा। जैसे लार्ज कैप में यदि आप लार्ज कैप ले लें या उसकी जगह पे निफ्टी 50 इंडेक्स ले लें, दोनों में से कोई एक कैटेगरी ले सकते हैं। सो इस तरीके से अगर 7 to 8 फंड्स ले लें और पूरा यूनिवर्स कैप्चर कर लें, तो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा शेप अप हो जाएगा।
बिल्कुल। तो पोर्टफोलियो में आपके 7 से 8 फंड तक सही हैं और अलग अलग जो कैटेगरीज और मार्केट कैप के फंड होना बेहतर रहता है। एएमसी बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन मुझे थोड़ा सा और बताइए प्रतिभा, और फंड मैनेजर का जो एक रोल है इसमें भी वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? अगर एएमसी, क्योंकि हमने देखा है कि कई लोग एक एएमसी को ज़्यादा पसंद करते हैं, एक पुरानी फंड हाउस है उसमें ही उसके सबसे ज़्यादा फंड्स में पैसे डाल रहे हैं, तो ये भी एक कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है। तो इससे कैसे बचें और यहाँ डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें? ये आमतौर पे हम देखते हैं जब व्यूअर पोर्टफोलियोज आते हैं, कई टाइम ऐसा होता है उनका सारा का सारा पैसा 100% उनका जो इन्वेस्टमेंट है एक ही एएमसी में होता है। वो एएमसी टॉप क्लास एएमसी है, बहुत अच्छे फंड्स हैं उनके, फिर भी 100% पोर्टफोलियो एक एएमसी में नहीं रहना चाहिए। एएमसी का भी जैसे हमने डिस्कस किया, एक टिल्ट होता है, स्टाइल की तरफ एक टिल्ट होता है। भले ही उन्होंने बहुत सारे फंड्स किए बट हिस्टोरिकली उनका एक टिल्ट होता है। नंबर 2, आपको अलग अलग एएमसीज में अलग अलग थिंकिंग के साथ रहना जरूरी है। हम तो ये सोचते हैं कि कोई किसी कस्टमर का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो 10% से ज्यादा एक एएमसी का नहीं देना है। 10 से 12% हम लोग देते वक्त, उसके बाद वो भले ही ग्रो जाए तब हम कट नहीं करते, लेकिन जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि 10 से 12% ही एक एएमसी में हो। अगर बाई चांस आपने एएमसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अलग अलग फंड्स में करना चाहते हो, एटलीस्ट आप फंड मैनेजर लेवल में अलग अलग फंड मैनेजर के साथ इन्वेस्ट करें। एक ही फंड मैनेजर के साथ सारा लार्ज कैप भी वही और कोई अदर कैप भी आप वही फंड मैनेजर का ले रहे हो, तो फंड मैनेजर का जो है हाई कन्विक्शन बेट्स जो है वो हर एक म्यूचुअल फंड में वही स्टॉक्स आपको मिलेंगे, मतलब अंडरलाइंग जो है वो सेम हो जाएगा, बिकॉज उनका हाई कन्विक्शन बेट्स तो हर एक उनके जो मैनेज फंड्स है हर एक में वही मिलेंगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि ये याद रखें कि आप एएमसी वाइज कितना कर रहे हो, मतलब सारा का सारा तो डेफिनेटली नॉट इन वन। अगर आपने इंटरनली चूज किया 10-12 नहीं, मैं 20% तक रख सकती हूँ, तो 20% इज ऑल्सो गुड, बट आप इन्वेस्ट करते वक्त जरूर ध्यान दें कि एएमसी डाइवर्सिफिकेशन हो और एएमसी के अंदर ही आप फंड्स अलग अलग फंड मैनेजर के चुन रहे हो। इससे थोड़ा आपका बैलेंस होने का चांसेस बेटर है आपके पोर्टफोलियो का। ओके। और इस पूरे प्रोसेस में जो एक रिव्यू हो गया और ये जो पूरा रीबैलेंसिंग है वो कितना इंपॉर्टेंट है विकास, और वो कब कब करें सो दैट एक इन्वेस्टर को मालूम चले कि कहीं वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो तो नहीं बना रहे, क्योंकि जाने अनजाने में कई बार हम कर लेते हैं, ओवरलैपिंग हो ही जाती है, डुप्लीकेशन हो ही जाता है। तो रीबैलेंसिंग या रिव्यू के टाइम पर ये बदलाव किए जा सकते हैं? देखिए, आइडियल सिचुएशन में कोई भी पोर्टफोलियो क्वार्टरली रिव्यू होना चाहिए, रीस्ट्रक्चर नहीं, बट रिव्यू जरूर होना चाहिए। वंस इन अ ईयर उसको आप रीबैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट डायनेमिक चेंज होते रहते हैं। जैसे लास्ट 2-3 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप इतना ज्यादा चला, और एज्यूमिंग किसी के पोर्टफोलियो में 45 या 50% तक का उनका एपिटाइट था कि मैं मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर ले सकता हूँ, लेकिन M2M मार्केट का गेन इतना ज्यादा हो गया मिड और स्मॉल का कि उनके पोर्टफोलियो में अब मिड और स्मॉल की कॉन्सेंट्रेशन अगर 65-70% हो गई है, उनको रीबैलेंस करना चाहिए। रीबैलेंस आप या तो थोड़ा सा लिक्विडेट करके आप लार्ज कैप की तरफ जाएं, या आपका फ्रेश मनी जो है वो लार्ज कैप में ज्यादा जाए, तो अपने आप वो रीबैलेंसिंग हो जाएगी। सो ईयरली बेसिस पे देख लीजिए, या मार्केट का बहुत शार्प मूवमेंट किसी वजह से हो गया, पोर्टफोलियो का अलाइनमेंट जो है आपका, कि आपकी क्या रेशो थी लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप की, वो अगर ब्रीच हो रही है तो उसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करें। अगर अंडर परफॉर्मेंस की बात है, मान लीजिए स्वाति किसी ने एक मिड कैप फंड लिया हुआ है और वो ये सोच रहे थे कि बाकी मिड कैप फंड चल रहे हैं और हमारे वाला मिड कैप नहीं चल रहा है, 2 to 3 ईयर का एक आइडियल टाइम होराइजन होता है किसी फंड को देना। यदि आपके बाकी सारे कैटेगरी के मिड कैप फंड चल गए और ये फंड नहीं चल रहा है और 3 साल हो गए, तब आपको वहां से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो एक आप क्वार्टरली रिव्यू करिए, एनुअली उसको रिबैलेंस कर लीजिए, और 2 to 3 ईयर्स का टाइम होराइजन के बाद आप ये देख लीजिए कि अगर आपका कोई फंड उस कैटेगरी में सबसे पीछे छूट रहा है तो उस फंड से आप एग्जिट करें और उसको रिप्लेस कर दीजिए दूसरे एक फंड से। तो ये बहुत जरूरी है इसको रीबैलेंस करना, और किसी भी फ्रेंजी में खूब सारे एनएफओस में इन्वेस्ट करते रहेंगे, वो भी एक अच्छी अप्रोच नहीं है। ओके। तो ये है आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन का पूरा फंडा, कैसे आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं फंड लेवल पर, एएमसी लेवल पर, मार्केट कैप लेवल पर, स्टाइल लेवल पर। डाइवर्सिफिकेशन के अलग अलग परतें हैं जिसको समझना ज़रूरी है। इसे अपने पोर्टफोलियो को देखिए, समझिए, और हमारे एक्सपर्ट्स ने जो आपको टिप्स दिए उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को अच्छा और यूनिक बनाइए। थैंक यू सो मच प्रतिभा और विकास, आप दोनों का करते हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त है, देखते रहिए जी बिजनेस।